कोरोना संक्रमण की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में कई ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। लेकिन उन बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए यूपी सरकार आगे आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार ने अपने माँ बाप खो चुके बच्चों के पालन पोषण से लेकर सारी सुविधाएं देने की योजना तैयार की। 18 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को सरकार की ओर से सभी सुविधाएं दी जाएंगी। और एक और मुख्यमंत्री कोरोना पर लगाम लगाने के लिए ठोस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोविड से ग्रस्त माता पिता की संतानों के लिए भी वो संवेदनशील है। सीएम ने प्रदेश के बड़े अधिकारियों को निर्देश देते हुए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चिन्हित करने के आदेश दिए। यूपी के 75 जिलों में 79 अस्पतालों में मिशन ऑक्सीजन का चयन पूरा हो गया है। लगभग 3000 बेड्स पर CSR के जरिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। ज्यादातर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से लगे हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसमें शामिल किए गए। इनमें से 15 जगहों पर ऑक्सीजन पाइपलाइन और जनरेटर की व्यवस्था लगभग मुहैया करा दी गई है। वहीं 16 जगहों पर कुछ व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। आपको बता दें कि आबकारी, चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में 3200 बेड्स पर ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी। तो 75 जिलों के 79 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 3000 से ज्यादा बेड पर CSR के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के बाद लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। कई दिनों के बाद पिछले 24 घंटों में 10,000 से भी कम मामले सामने आए। कोरोना के पिछले 24 घंटों में 9,391 केसेस सामने आए। 23,045 संक्रमित डिस्चार्ज होकर घर लौटे। हालांकि यूपी में 24 घंटे में 285 कोविड पॉजिटिव मरीजों ने दम भी तोड़ा है। वहीं कोरोना से अब तक 17,817 संक्रमितों की जान जा चुकी है। और अब जरा पिछले दिनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिससे कोरोना के कम होते आंकड़ों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। 12 मई को नए केसेस रिपोर्ट हुए 18,125, 13 मई को 17,775, 14 मई को 15,747, 15 मई को 12,547, 16 मई को 10,682 और बीते 24 घंटे में 9,391 केस। लगातार केसेस घटते हुए। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम योगी का बयान सामने आया। तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बच्चों के लिए हर जिले में ICU वार्ड बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार सतर्क है। ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों का सरकार इलाज कराएगी। तो ये बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की सहारनपुर में। कोविड इन्फेक्शन की कुछ बात सामने आई है। खासतौर पर आपने देखा होगा ब्लैक फंगस की एक बात सामने आई है। ये ब्लैक फंगस जब हम डॉक्टरी राय के बगैर दवा करने लग जाते हैं, शुगर अनियंत्रित होने लगती है और कोरोना की चपेट में आ गए, तो वही इन्फेक्शन बाद में ब्लैक फंगस का रूप लेती है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी व्यापक पैमाने पर जारी की है। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में तय किया है कि ऐसे भी जितने पेशेंट होंगे उनके भी उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। दवा की उपलब्धता के लिए सारे प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। और अन्य दृष्टि भी जो भी पोस्ट कोविड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सब के उपचार के लिए हर जिले में एक हॉस्पिटल पोस्ट कोविड वार्ड के रूप में भी बना करके उन लोगों को उपचार की सुविधा वहां निःशुल्क उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। एक बृहद अभियान को आगे बढ़ाना पड़ा है और उसके तहत हम लोगों को कोरोना कर्फ्यू लागू करना पड़ा है। ये कोरोना कर्फ्यू ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है जिसमें हमने आवश्यक सेवाएं जारी रखी हैं। इमरजेंसी सेवाएं पहले से चल रही हैं। सब्जी मंडी चल रही है, गेहूं क्रय केंद्र चल रहे हैं, फल मंडी चल रही है, उद्योग हमारे सभी संचालित हैं। चीनी मिलें हमारी, जहां गन्ना है वहां पर चीनी मिलें संचालित हो रही हैं।
लोगों को परेशानी भी न हो, लेकिन भीड़ भी न हो, कोरोना के संक्रमण की और स्तर पर ब्रेक किया जा सके, उसमें जो जरूरतमंद हैं उन लोगों, सभी लोगों को बचाने के लिए कदम आवश्यक था। तो एक तरफ सहारनपुर में सीएम योगी तीसरी लहर के बीच बच्चों पर खतरे को देखते हुए बच्चों के लिए अलग से बेड बनाने की बात कर रहे थे, और वहीं आगरा में इसको लेकर काम भी शुरू हो गया। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए 100 बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में 20 बेड्स का आईसीयू बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी जिला प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। आगरा के जिलाधिकारी प्रभुहन सिंह ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार से हमें इनपुट मिले और उसी आधार पर तैयारी की जा रही है। देखिए, हमारे पास जितने इनपुट्स हैं और उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने हमें जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके आधार पर हम लोग जो पिछले सेकेंड वेव में जितनी अपने बेड की तैयारी की थी, इसके अलावा हमारे यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पीडिया के जो हमारे एचओडी हैं, उनके माध्यम से हम लोग 100 बेड का बच्चों के लिए आईसीयू बेड डेडिकेटेड वहाँ तैयार कर रहे हैं। जगह आइडेंटिफाई कर लिया गया, उस पर काम स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा जिला अस्पताल में सेकेंड फेज में हम लोग 20 बेड का यहाँ आईसीयू बनाएंगे, एंड इसके अलावा थर्ड फेज में फिर जितने हमारे सीएससी हैं वहाँ भी इस तरह की बनाने की व्यवस्था है। तो आगरा में बच्चों के लिए आईसीयू बेड तैयार हो रहे हैं। हालांकि ये एहतियात के तौर पर देखा जाए तो जरूरी भी है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खौफ के बीच अब ब्लैक फंगस के तेजी से फैल रहा है, जिसकी दहशत और बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों की माने तो ब्लैक फंगस ज्यादातर उन मरीजों को हो रहा है जिनको पहले कोरोना था। तो पहले कोरोना की मार और उसके बाद ब्लैक फंगस का प्रहार। एक तरफ कोरोना चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ काले फंगस की काली छाया अब आनी शुरू हो गई है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो अब तक 11 आ चुके हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ हैं। सर, आपके अस्पताल में इस समय ब्लैक फंगस के कितने मामले हैं? हमारे अस्पताल में आज 11वां केस आया है। इस ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं, और ये जो पोस्ट कोरोना जिनको डायबिटीज होता है या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या उनको कैंसर होता है, इस तरह के पेशेंट्स में ये ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोरोना का मरीज हमारे पास है तो उसमें 3% उसकी जान जाने की संभावना है, लेकिन इस मरीज में 95% जान जाने की संभावना है। अगर ये साइनस से आँख तक पहुँचता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉर्टिलिटी है। सिर्फ 100 में से 5 मरीजों को हम बचा पाते हैं। इसका इलाज जो होता है वो इमीडिएट ऑपरेशन से शुरू होता है, और एक इंजेक्शन होता है जिसको हम एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं, जो मरीज के वजन के हिसाब से लगाया जाता है। अभी तक मेरे सभी मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी टाइम से नहीं मिल रहा है, सब इधर उधर भाग रहे हैं। हम भी अपने जो स्टॉकिस्ट हैं उनके संपर्क में हैं। तो गाजियाबाद में भी 11 केसेस ब्लैक फंगस के रिपोर्ट हुए। चिंता की बात। आगे बढ़ते हैं। यूपी में शवों को गंगा नदी में बहाने को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स की ओर से सभी जिला कप्तानों को नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाने को कहा गया है। पुलिस, पीएसी और एसडीआरएफ के जरिए 24 घंटे घाटों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं कि ग्रामीणों को इस बारे में जागरूक किया जाए। संगम नगरी प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। यहां गरीबी और आर्थिक तंगी के चलते गंगा समेत दूसरी नदियों के किनारे सैकड़ों की तादाद में शवों को दफनाए जाने की खबर पर सरकारी अमला हरकत में आया है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रयागराज प्रशासन ने नदियों के किनारे शवों को दफनाए जाने पर पाबंदी लगा दी है। लोग गंगा के किनारों पर शवों को दफना ना सके, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ ही अब एसडीआरएफ की टीम भी घाटों पर तैनात की जाएंगी। तो एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। कोरोना की महामारी लोगों को चैन से जीने नहीं दे रही है। कोई डर व दहशत के साए में जी रहा है तो कोई अस्पताल में तड़प तड़प कर जिंदगी बिता रहा है। किसी का रोजगार छिन गया है तो कोई अपनों को खोकर उम्र भर का गम पा चुका है। ये तो रही जिंदगी की बात, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्हों मरने के बाद भी
चैन नहीं आ रहा है, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के फाफा मऊ इलाके के गंगा घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि गंगा नदी से सटाकर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में शवों को दफना दिया गया है। और जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा ये सारे के सारे शव पानी में समा जाएंगे और यहाँ से बहते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, जिधर सिर उठाएंगे आपको चारों तरफ कब्र ही कब्र दिखाई देगी। किसी कब्र को यूं ही छोड़ दिया गया है, किसी पर कपड़ा डाल दिया गया है, दुपट्टा डाल दिया गया है, किसी पर कुछ और चादर वगैरह डाल दी गई है, फूलमाला चढ़ा दी गई है, लेकिन ये बेबसी का आलम है। लोग बताते हैं, जो घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले लोग हैं या जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। बेशक हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दफनाने की भी परंपरा है, लेकिन इक्का दुक्का शवों का ही इस तरह से दफनाया जाता था। लेकिन ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया है। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि अंतिम संस्कार करना इतना महंगा हो गया है और कोरोना काल में लोग आर्थिक रूप से इतने टूट गए हैं कि उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं बचे हुए हैं। लकड़ियां महंगी हो गई हैं, दूसरे सामान महंगे हो गए हैं और यही वजह है कि लोग मजबूरी में अपनों को इसी तरह से रेत में दफन कर, कब्र बनाकर, मायूस होकर वापस चले जाते हैं। तो कोरोना की विभीषिका का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो प्रयागराज के फाफा मऊ घाट पर आकर आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर, इस तरीके का मंजर अकेले फाफा मऊ घाट पे ही नहीं बल्कि प्रयागराज का, चाहे वो अरैल का इलाका हो, चाहे श्रृंगवेरपुर का घाट हो या दूसरे घाट हो, इसी तरीके से देखा जा सकता है। और जो पुराने लोग हैं उनका कहना है कि ऐसी तस्वीरें उन्होंने अपने जीवन में ना तो पहले कभी देखी थी और ना ही अपने पुरखों से कभी सुनी थी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इधर बागपत के ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर बरपा रहा है। शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां पर कोरोना की वजह से मौतें ना हुई हो। स्वास्थ्य विभाग की माने तो ग्रामीण इलाके में अभी तक कोरोना की वजह से 124 लोगों की मौत हो चुकी है। शमशान घाटों में भी हर ओर राख का ढेर और जलती हुई चिताएं नजर आ रही हैं। अमेठी में भी महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत रहस्यमय तरीके से हो चुकी है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। इन्हीं खबरों के साथ रुक कर लेते हैं अवध की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में सरयू तट पर लक्ष्मण घाट के पास एक घड़ियाल दिखाई दिया। इसके पहले भी घड़ियालों को सरयू में देखा गया है, लेकिन अब सरयू में स्नान करने के लिए नए खतरे के तौर पर आवाज उठने लगी। सीतापुर के सुल्तानपुर पुल के पास अवैध रूप से ग्रामीणों की ओर से डॉल्फिन मछली को मार दिया गया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉल्फिन का वजन 2 क्विंटल से ज्यादा का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में दलित अधेड़ की पिटाई का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 की तलाश जारी। फतेहपुर में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जमकर अभद्रता की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। कौशाम्बी में लॉकडाउन में बालू माफिया ओवरलोडिंग कर रहे हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। डीएम ने बालू ओवरलोडिंग को रोकने के लिए रिटायर्ड सेना के जवानों को लगाया। प्रतापगढ़ में रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा ने सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन कराया। ईओ सुभाष चंद्र सिंह की देखरेख में वानिकी विभाग, सीएचसी परिसर, रोडवेज और बाजारों में मुख्य रूप से सैनिटाइजेशन कराया गया। औरैया में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल। दबंगों के घर का दरवाजा तोड़ते वीडियो वायरल। औरैया जिले के बेला थाना इलाके के मनुआ पुरवा की घटना, 2 आरोपी गिरफ्तार। इधर मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद रंजिश के चलते यह खूनी संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान पथराव और फायरिंग भी हुई। इसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। 2 मई को हुई मतगणना के बाद से ही यहां पर तनाव की स्थिति थी।
अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर बर्थडे मनाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बर्थडे बॉय और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। तलवार और तमंचे के साथ बर्थडे पार्टी मनाई गई। 19 केक को तलवार से काटा गया। इस बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र के बोनेर का बताया जा रहा है। 19 केक काटे गए तलवार से, तमंचे से, और अब पुलिस को इस बर्थडे बॉय और उसके साथियों की तलाश है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह स्थित स्थान को चिन्हित कर लिया गया और वहां पर एक पूजित स्तंभ गाड़ दिया गया। ये वही स्थान होगा जहां पर भगवान श्री राम विराजमान हैं। सोमवार की सुबह इस विशेष स्थान पर विशेष पूजा का आयोजन। ये पूजा गर्भगृह के उस स्थान पर हुई जिसको अभी तक खाली छोड़ा गया था और उसकी भराई नहीं हुई। चलिए फटाफट अंदाज में पश्चिम यूपी की खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगरा में अब बच्चों के हिसाब से बेड तैयार किए जा रहे हैं। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए 100 बेड्स तैयार किए गए। जिला अस्पताल में 20 बेड्स का आईसीयू भी बनाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कोविड से मौत के मामले को लेकर जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। जांच में 17 लोगों की कोविड से मौत की पुष्टि हुई है। 57 लोगों की बुखार और दूसरी बीमारियों से मौत हुई। मेरठ में 100 साल की दादी ने कोरोना को मात दी है। पूरे परिवार के साथ कोरोना पॉजिटिव हुई थी दादी। अलीगढ़ में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार खोलने की अनुमति। अलीगढ़ के एसएसपी एसपी सिटी कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने सड़कों पर उतरे। फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद कोरोना संक्रमित से हुई 11 शिक्षक शिक्षिकाओं की मौत। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद पाठक ने शासन को पत्र लिखा। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो जारी कर ब्रजवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। किसानों से खास अपील, कहा खुद सुरक्षित रहेंगे तभी घर वालों का कर सकेंगे पालन पोषण। रामपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना मास्क के निकले दूल्हे पर जुर्माना लगाया और 1000 रुपए वसूले। रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे का यह मामला है। बिजनौर में शिकारियों के जाल में फंसा गुलदार। जाल में फंसा गुलदार हुआ घायल। गुलदार के दार सुनकर दौड़े ग्रामीण। थाना नेटौर का मामला। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कौशल के पास। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं गैरसैंण की, जहां भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सतीश लखेड़ा ने बताया कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की एक बड़ी खेप भेजी है। सतीश लखेड़ा ने सांसद बलूनी से अनुरोध किया था कि कर्णप्रयाग, गैरसैंण और चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जाएं, जिससे कोरोना काल के बाद भी भविष्य में वो कंसंट्रेटर मरीजों के काम आ सकें। सांसद अनिल बलूनी ने दुर्गम क्षेत्रों की जन समस्या को देखते हुए ये मदद भेजी है, तो ये काफी बड़ी मदद साबित होगी इस इलाके के लोगों के लिए। और वन मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर से भावुक हो गए। दरअसल हरक सिंह रावत प्रदेश में कोरोना की वजह से हो रही मौतों से आहत हैं। हरक सिंह रावत ने कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो गांव-गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। इससे कुछ मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कभी मैंने कहा ना कि अपनी जिंदगी में ऐसा विचलित मन हो जाता है कि कई बार लगता है कि इसके 4 दिन पहले जिस व्यक्ति से मिले थे अचानक हो नहीं रहा, और रोज़ ऐसे बुरे समाचार मिल रहे हैं कि जिससे कई बार मन बहुत खराब हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मैं सोचता हूँ ये हमारे। हरक सिंह रावत रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सूबे में हालात ठीक नहीं है, मगर सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का दावा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम टेस्टिंग लगातार बढ़ा रहे हैं। चेन को तोड़ने के लिए मिनिमम 14 दिनों की आवश्यकता बताई जाती है। तो अभी आप देखिएगा कि दूसरे फेज के बाद परिणाम आपको बहुत
हमारी जो संभावना है बहुत अच्छे परिणाम। देखिए ई पास की इसलिए प्रॉब्लम आई है कि कई लोगों ने जो जिनके यहाँ अंत्येष्टि में लोग चले गए और वो अंत्येष्टि से जब लौटे हैं तो उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि वो अंत्येष्टि से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई लोगों के सरकार से शिकायतें भी उन्होंने की कि साहब हमें वापसी में कहीं टोका टाकी हुई है। उस स्थिति को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि इस समय ई पास जारी किए जाएंगे ताकि इमरजेंसी में किसी आदमी को पास निर्गत किया जा सके और अपना काम कर सके। तो सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि भविष्य में स्थितियां सकारात्मक होंगी, इस प्रकार के संकेत उन्हें मिल रहे हैं। बहरहाल गंगा सवेरा के संकट में फिलहाल और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए 8 की बात मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर कौशल के पास। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं गैरसैंण की, जहां भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सतीश लखेड़ा ने बताया कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की एक बड़ी खेप भेजी है। सतीश लखेड़ा ने सांसद बलूनी से अनुरोध किया था कि कर्णप्रयाग, गैरसैंण और चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जाएं, जिससे कोरोना काल के बाद भी भविष्य में वो कंसंट्रेटर मरीजों के काम आ सकें। सांसद अनिल बलूनी ने दुर्गम क्षेत्रों की जन समस्या को देखते हुए ये मदद भेजी है, तो ये काफी बड़ी मदद साबित होगी इस इलाके के लोगों के लिए। और वन मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर से भावुक हो गए। दरअसल हरक सिंह रावत प्रदेश में कोरोना की वजह से हो रही मौतों से आहत हैं। हरक सिंह रावत ने कोरोना के मौजूदा सारे हालात हम को लोगों लेकर ने प्रेस अपने कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ता, इतने सारे की। इस दौरान वो भावुक हो परिवार गए। के लोग, उन्होंने कहा कि अब तो गांव-गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। बहुत इससे कुछ मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कभी मैंने कहा ना कि अपनी जिंदगी में ऐसा विचलित मन हो जाता है कि कई बार लगता है कि इसके 4 दिन पहले जिस व्यक्ति से मिले थे अचानक हो नहीं रहा, और रोज ऐसे बुरे समाचार मिल रहे हैं कि जिससे कई बार मन बहुत खराब हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मैं सोचता हूँ ये हमारे हरक सिंह रावत रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सूबे में हालात ठीक नहीं है, मगर सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का दावा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम टेस्टिंग लगातार बढ़ाएं। चेन को तोड़ने के लिए मिनिमम 14 दिनों की आवश्यकता बताई जाती है। तो अभी आप देखिएगा कि दूसरे फेज के बाद परिणाम आपको बहुत, हमारी जो संभावना है बहुत अच्छे परिणाम। देखिए ई पास की इसलिए प्रॉब्लम आई है कि कई लोगों ने जो जिनके यहाँ अंत्येष्टि में लोग चले गए और वो अंत्येष्टि से जब लौटे हैं तो उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि वो अंत्येष्टि से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई लोगों के सरकार से शिकायतें भी उन्होंने की कि साहब हमें वापसी में कहीं टोका टाकी हुई है। उस स्थिति को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि इस समय ई पास जारी किए जाएंगे ताकि इमरजेंसी में किसी आदमी को पास निर्गत किया जा सके और अपना काम कर सके। तो सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि भविष्य में स्थितियां सकारात्मक होंगी, इस प्रकार के संकेत उन्हें मिल रहे हैं। बहरहाल गंगा सवेरा के संकट में फिलहाल और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए 8 की बात मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।